नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त 4 बज चुके हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और शुरुआत करेंगे मणिपुर को लेकर। जिस तरीके से संसद के अंदर जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए, इसको लेकर विपक्ष और सरकार जो है वो अभी भी आमने सामने है, उसमें तकरार अभी भी जारी है। राज्यसभा में नेता सदन बोले, यानी कि पीयूष गोयल, वहां पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि नियम 176 के तहत चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि खड़गे साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो ऐतराज है विपक्ष का वो ये है कि इसमें 267 जो नियम है उसमें इसको कराया जाए। इस पर विपक्ष ने अपना ऐतराज जताया है। जबरदस्त हंगामा हुआ, गतिरोध चला। इसकी वजह से दोनों सदनों को आज 2 बजे तक पहले स्थगित करना पड़ा। उसके बाद जब सदन दोबारा शुरू हुए तो फिर से उनको स्थगित करके कल तक के लिए कार्रवाई को जो है अब वो टाल दिया गया है। हंगामे के बीच सरकार की तरफ से एक बार फिर यह कहा गया कि वो इस मुद्दे पर आज 2 बजे चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष 267 जो नियम है उसके तहत चर्चा कराना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर भी विपक्ष का पूरा जो दल है, जो इंडिया जो गुट है, वो पूरे का पूरा बना हुआ है। अभी भी उनकी मांग जारी है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ पार्लियामेंट से जुड़ रहे हैं। राजीव, लगातार जो ये कहानी हम रोज देख रहे हैं वही आज भी रिपीट होती दिखाई पड़ी। ये जो हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि ये जो नियमों की लड़ाई है, ये लड़ाई क्यों है? क्यों विपक्ष चाहता है कि 267 में हो और सरकार जो है वो इस नियम में चर्चा नहीं कराना चाहती? देखिए, आपको बता दें कि लगातार 8वां दिन है कि सदन में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष का ये कहना है कि नियम 267 के तहत हो। 267 का नियम ये कहता है कि अगर किसी मुद्दों पर चर्चा होती है तो सारे विधायी कामकाज जो है उसको बंद कर दिए जाते हैं, पूरे दिन भर चर्चा होती है और इस पर जो हो सकता है कि जो सदन के जो नेता हैं वो इस पर जवाब दे, जैसा कि विपक्ष का डिमांड है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये जो मुद्दा है ये 176 नियम के तहत हो। चूंकि विपक्ष ने शुरुआत में 176 नियम की बात की थी, इस पर जो चर्चा होती है वो अल्पकालिक होता है, मतलब करीब करीब 2.5 घंटे का। हालांकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि अगर वो चाहे तो इस समय बढ़ाया जा सकता है और इस बारे में जो जवाब जो दिया जाता है वो सत्ता पक्ष के जो मंत्री जो होते हैं उस विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। जैसे ये गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो गृह मंत्री इस मुद्दे को जवाब देने को तैयार है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये, विपक्ष का माफ कीजिएगा, ये कहना है कि 267 के नियम के तहत बहस हो और इस बहस का जवाब प्रधानमंत्री खुद दे। विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर आए और मणिपुर को लेकर बातचीत करें, और खास तौर से जब 16 विपक्षी दलों का गठबंधन के जो 21 सांसद जो है वहां मणिपुर गए, 2 दिन वहां पर रहे और उसके बाद जो लौट के आए वो और भी ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार पहले मणिपुर के लेकर चर्चा कराए। मणिपुर के हालात बहुत खराब है, कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो गई है, ना लोगों का भरोसा राज्य सरकार पर है ना केंद्र सरकार पर है। उनका ये कहना है कि रिलीफ कैंप में भी जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए जो पीड़ित परिवारों को वो कम से कम नहीं मिल पा रहा है। तो लिहाजा प्रधानमंत्री जो है सदन में जवाब दें और इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच में गतिरोध जो है लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि पीयूष गोयल आज आए थे, मीडिया से बातचीत करते हुए उनके साथ बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के तमाम सांसद थे। उनका ये कहना था कि हम नियम 176 के तहत बहस करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है बहस मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, जरा हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त बातचीत कर रही हैं इस पूरे गतिरोध को लेकर। जरा सुनवाते हैं। रखने के लिए मौका जब मिल रही है, आप क्यों उसको उठाना नहीं चाहते हैं? बहुत दुख से कहना पड़ रहा है। The PM is the head of the government. Why is he quiet on the issue? Now you can keep shifting the milepost. You want to first discuss Manipur? And I'm telling you about the Home Minister who had gone even some time ago. He will give you a reply. Why do you want to presume that everything has to start and end as per your demands? Are you concerned about Manipur, or are you only taking it out as per your aspirations and wishes? I want to also remind on security related matters. Not that media
those of you who have been covering Parliament wouldn't know. On national security issues, I recall, Honorable former President of India, who was Minister at that time, saying on this matter, I wouldn't want to discuss on the floor of the House. Can that honorable member come to my room? I'll explain. At that time, did they find it unusual that even the minister doesn't want to speak, leave alone the Prime Minister? Here the minister is willing to speak and you don't want to hear it. Why is it right when you do it? And why is it not right when a Home Minister who has gone to Manipur, who would like to tell you what he saw there, what is his assessment, his ministries, you don't want to hear it? And again, I like to remind here on this question, every time they demand Honorable Prime Minister to speak, and I'm just saying this out of my thoughts, and when he stands up to reply, and I remember at least 2 occasions when Honorable Prime Minister stood up during the last term, what noise they created, what disturbance they created. They didn't even have the courtesy to hear the Prime Minister. Today they insist. What an irony. One on thanks-giving motion. Even the thanks-giving motion to the Rashtrapati Bhashan. Will the government consider even discussion in Rajya Sabha to break the logjam? No, I want to submit to you, Mahua, you're a very senior journalist. Break the logjam on discussion, pehle. Even the media was asking us about it. We've broken the logjam. The discussion was listed. The chair has decided it. We have started the discussion. Now you don't want to participate. So what is it? Milepost after milepost, you will keep changing. And the media is right in its position to keep asking us the question. But I want the media today, in all my modesty, I would like to request the media, please ask the opposition, are you interested in Manipur? Are you interested in knowing about Manipur? Even better, are you interested in telling the House what exactly you saw in Manipur? Ma'am, they're also saying they had no other confidence motion because the government was not willing to reply. This is the only way that they would have the Prime Minister come to the House. That's the point. Eventually, it's not Manipur. It's because they all thirst for hearing the Prime Minister. निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री इस वक्त ऑपोजिशन के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए ये कहते हुए कि उन्हें मणिपुर से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पार्लियामेंट में आए, इस पर बयान दें, उस पर वो लोग ज्यादा विपक्ष जो है वो चिंतित नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तैयार हैं इस पर बयान देने के लिए, और वो वहां गए थे। गृह मंत्री को गए हुए काफी अरसा हो गया, करीब 1 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए थे। तो उन्होंने क्या देखा, उनकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो इस बात को बताना चाहते हैं। तो अभी भी नियमों को लेकर जो लड़ाई चल रही है उस पर वित्त मंत्री सीधे कहते हुए कि विपक्ष जो है वो गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, विपक्ष जो है उसके अभी एमपीज मणिपुर होकर आए, निर्मला सीतारमन सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं, कह रही हैं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपनी बात लोगों तक रखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रधानमंत्री को खींच के पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं और यही उनका मुद्दा है, मणिपुर मुद्दा नहीं है। देखिए, इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। विपक्ष का यह कहना है कि नियम 176 इसके तहत एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, यानी एक बहुत ही सीमित अवधि की चर्चा का प्रावधान है, उसमें मणिपुर जैसे गंभीर संकट पर चर्चा संभव नहीं है और वो चाहते हैं कि सदन की जो पूरे दिन की कार्रवाई है उसको स्थगित करके एक लंबी चर्चा कराई जाए। देखिए, इसमें विपक्ष की मंशा ये भी है कि जब भी आप नियम 267 के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो उसमें न सिर्फ सदन की तय कार्रवाई को रोककर कई घंटे चर्चा का प्रावधान होता है, बल्कि उस दौरान जो मोशन एक राज्यसभा में जो भी जिस सांसद का भी जो नोटिस है 267 का वो स्वीकार होता है, वो जो मोशन मूव करता है उस पर लंबी चर्चा के बाद वोटिंग का भी प्रावधान होता है। सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है राज्यसभा में और विपक्ष का आरोप है कि इसलिए सरकार लगातार बचने की कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि एक सीमित अवधि की चर्चा 2-3 घंटे की चर्चा में मणिपुर की घटनाक्रम पर चर्चा कराई जाए। आज भी इस सवाल पर
पूरे दिन 5 बार राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बार बार राज्यसभा के चेयरमैन अपील करते रहे और विपक्षी सांसद बार बार ये सवाल उठाते रहे कि जो नियम 176 के तहत पीयूष गोयल ने प्रस्ताव रखा है 2 बजे से चर्चा का, वो हमें स्वीकार नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी रूल है, रूल 267, इसके तहत चर्चा कराई जाए। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि लगातार 8वें दिन आज भी राज्यसभा में 5 बिल लिस्टेड थे राज्यसभा के एजेंडे में। 8 दिन लगातार राज्यसभा में कोई भी जो मुद्दा है उस पर गंभीरता से चर्चा नहीं हो पाई है। सरकार का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है लगातार 8वें दिन बाधित रहा है। और इसलिए और दूसरी मुश्किल ये है कि अभी दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, दिल्ली सर्विसेज बिल जो है वो अब जल्दी ही गृह मंत्री लोकसभा में पेश करने वाले हैं। और जैसे ही वो ये बिल को पेश करेंगे तो मुझे लगता है जो गतिरोध है वो और तेज हो सकता है राज्यसभा में, और इसलिए ये गतिरोध आने वाले दिनों में खत्म होगा, इसके आसार भी आज दिखाई नहीं देते। राजीव, तो ये क्या लगभग तय मान लिया जाए कि ये जो सेशन है, जैसे हिमांशु बता रहे हैं कि आगे भी जो गतिरोध के बादल हैं सेशन पे मंडरा रहे हैं, मॉनसून सेशन पे, तो ये भी क्या धुलाई की ओर जा रहा है? पूरा सेशन स्वाहा हो जाएगा हंगामे के बीच में? बिल्कुल कुछ आसार यही नजर आ रहा है और यही वजह है कि जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो फैसला लिया है, 2 सदस्य जो थे विपक्ष के, कांग्रेस के थे गौरव गोगोई और दूसरे बीआरएस के नामा नागेश्वर राव, इन दोनों से जब हमने बात की कि आप लोग अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं उस हालत में जब आपके पास बहुमत नहीं है, तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे, हमारी बातों को नहीं सुन रहे, मणिपुर पर कोई जवाब नहीं दे रहे, तो कम से कम हमने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है इसी बहाने जो सरकार जो है यानी प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, लोकसभा में आएंगे और अपनी बात को रखेंगे और जो विपक्ष के लोग जो सवाल होंगे उन सवालों का जवाब देंगे। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री सदन के अंदर मणिपुर पर अपनी बात नहीं रख रहे, यही वजह है कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिस पर जो आजकल में 1-2 दिन के अंदर में किसी वक्त फैसला हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर इस हफ्ते किस दिन चर्चा हो। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्लियामेंट से जुड़ी हुई सारी जो जानकारी है हमारे सहयोगी दोनों लेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे। मणिपुर पे ही चर्चा जारी रखेंगे और उस पर बात करते हैं कि आज मणिपुर में जो हमने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, जो हैवानियत हुई है, उसका जो शिकार महिलाएं हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। 2 महिलाओं ने 4 मई को जो उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी उससे जुड़ी एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मणिपुर सरकार और केंद्र के खिलाफ इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि वीडियो के अलावा भी कई घटनाएं हुई हैं, बाकी महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं उसका क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। वहीं इस मामले में केंद्र ने कहा कि इस मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो हिंसा के मामले हैं उसकी सुनवाई राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। वहीं मणिपुर से लौटे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले पर बात की, पर वो बातचीत सुनवाने से पहले मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से और क्या जानकारी आ रही है अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास चलता हूं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण आज ये पूरा मामला था जिसमें कई जरूरी टिप्पणियां भी की गई चीफ जस्टिस के द्वारा, जिसमें से एक थी कि जिस तरीके से ये बात हो रही है कि मणिपुर की बात करते हैं तो बंगाल की बात शुरू हो जाती है, कहीं और की बात हो जाती है, उस पर भी चीफ जस्टिस ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच है और चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जब ये वीडियो जो घटना हुई वो 4 मई की है तो 0 एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे और इसके बाद जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने में वक्त क्यों लगा, ये तमाम सवाल पूछे हैं। ये भी कहा है कि आंकड़ा दीजिए कि जो 6000 एफआईआर दर्ज हुई हैं उनमें से कितनी महिलाओं के खिलाफ अपराध वाली हैं, कितने मामलों में एक्शन टेकन किया गया है यानी गिरफ्तारियां हुई हैं, वो जो आरोपी है वो इस समय कहां पर है, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या किया गया है, 164 के यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान लेने के लिए क्या किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सरकारें उसे संतुष्ट करे
कि अब तक उन्होंने ठोस कार्रवाई की है और अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत भी दिया है कि वो इस मामले में एक महिला जजों की एक समिति भी बनाने पर विचार करेगा जो वहां पर जाके हालात देखेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो मणिपुर में जो घटना हुई है उसको ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐसी घटना है जो एक प्रणालीगत व्यवस्थागत एक सिस्टमेटिक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया उसके ऊपर विपक्ष की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा सीधे चलते हैं। मणिपुर में जो कत्लो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस से छुड़ाकर बिहेड किया जा रहा है, सर काटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई और व्यवस्था वहां बची है। उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया। इसके बावजूद सरकार बेईमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि शोरगुल में आधा घंटा से कम चर्चा हो और उसमें भी विपक्ष के लोग ना बोलें, इंडिया के लोग मणिपुर के दर्द को ना बयां कर सकें, केवल और केवल सत्ता पक्ष के कुछ पिछलग्गू लोग बोलें और बात वहीं समाप्त हो जाए। हमने ये निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा, प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों से क्षमा मांगकर मणिपुर को किस प्रकार से राहत देंगे, मरहम किस प्रकार से लगेगी, भारत मां का सीना जो छलनी हुआ है उस पर किस प्रकार से आप मरहम लगाएंगे, इसकी चर्चा करनी होगी। तब तक इंडिया के सारे मित्र दल मिलकर इस देश की आवाज उठाते रहेंगे। आज जिस प्रकार का रवैया चेयर का है उससे भी हमें बहुत निराशा हुई। सभापति जी जब विपक्ष के नेता को मौका देकर नहीं बोलने देंगे तो किसी सामान्य सदस्य के अधिकार का क्या होगा। सच में ये है कि सत्य का हनन हो रहा है, मणिपुर के अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक और सदन की मर्यादाओं का और परंपराओं का हनन हो रहा है और ऐसा लगता है कि सदन की गरिमा नहीं बची, सदन की गरिमा को सरकार धूमिल कर रही है। मैं मेरे दूसरे साथियों से कहूंगा कि वो अंग्रेजी में और दूसरी अपनी अपनी बात रखेंगे। त्रिची शिवाजी। See, the logjam that is prevailing in the parliament for the past 8 days is not because of the opposition parties as is being focused outside. The issue is Manipur incident. तो विपक्ष जवाब देता हुआ सीधे आरोप लगाता सरकार पे कि सरकार जो है वो इस पर एक सार्थक बहस से बच रही है और चाहती है कि हंगामे के बीच में 176 का जो नोटिस है जो सरकार ने जो दिया है, रूल 176 के तहत छोटी मोटी बहस करा के अपनी बात रख के सरकार इस पर निकल जाए। इसी कारण से विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना पड़ा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जैसे रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे, वो चाहते हैं कि वो आकर माफी भी मांगे और इस पर अपनी बात भी रखें कि कैसे आगे वहां पर शांति की बहाली होगी। इसी बात पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जो हैं, वो मणिपुर के जो हालात थे उन्हें देखने के लिए विपक्षी नेताओं का एमपीज का जो दल गया था उस दल में थे। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मणिपुर की हालात बहुत खराब हैं, वहां ना सरकार है, ना कानून है, ना कोई व्यवस्था। हमारे साथ हैं कांग्रेस में लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी, जिनकी अगुवाई में विपक्षी दलों का गठबंधन मणिपुर गया हुआ था। क्या आप लोगों ने वहां हालात देखा सर? बहुत बुरी हालत, संगीन हालत। ना सरकार है, ना कोई कानून है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई राहत है। हजारों संख्या में हथियार लूटे गए और उसके साथ साथ लाखों की तादाद में बुलेट, गोली जिसको कहते हैं, वो भी लूटे गई। ये सारे हथियार दोनों वर्ग के लोगों के हाथ में है।
पता नहीं ये हथियार और इस गोलियां कब बरामद होगी, क्योंकि वहां की जो सरकार है, सरकार पूरा निकम्मी साबित हो चुके हैं। लेकिन वहां के लोगों को जरा सा भी भरोसा नहीं है वहां की सरकार के प्रति। लोग कहते हैं कि ना सूबे की सरकार ना केंद्र की सरकार किसी ने उनको पूछता है, न जानना चाहते हैं, न उनके राहत देते हैं, न मदद करते हैं। लेकिन सरासर अराजकता विराज कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये सारे भगवान जी को, सारे ठाकुरों को, सारे बड़े बड़े मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, खुद आप जाओ मणिपुर में और घूम के आने के बाद हमें पूछो क्यों हम सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, क्यों हम सदन में चर्चा जरूरी समझते हैं। आप जाओ, घूमो, देखो, जायजा लिया करो, फिर वापस आके बात करो। क्यों नहीं प्रधानमंत्री सदन में आके चर्चा में भाग नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते, ये हमारी मांग है। वो अधीरदा ये कह रहे हैं कि देखिए कौन क्या कहता है, नियमों में उलझ रहे हैं आप लोग, जो हिस्सा नहीं ले रहे हैं बहस में। बेकार बातें करते, जो नहीं जानकारी पता नहीं, उनको शिक्षा देना पड़ेगा हमें वो आके हमसे शिक्षा ले जाए, क्योंकि नियमों के बारे में उनको जरा सा भी मालूमात नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। वो ये भी कह रहे हैं कि आप कौन क्या कह रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा नहीं है। कौन कहा क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में आप लोग नहीं जा रहे हैं। बंगाल में हम रोजाना जाते हैं। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज्ञानव्यापी जो पूरा मामला है, मस्जिद मंदिर का जो पूरा मामला है, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया, ये आपको सुनाएंगे। ज्ञानव्यापी सर्वे केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी राय सामने रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिसर को अगर मस्जिद बुलाया जाएगा तो इससे विवाद पैदा होगा। एक मस्जिद के अंदर त्रिशूल और बाकी जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं वो क्यों है, ये एक बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि इस मामले में मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही हल निकालने का प्रस्ताव आना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। और उसी में से एक तथ्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तब बात करेंगे भारत के मिशन सेमीकंडक्टर की प्रगति में क्या कहना है टेलीकॉम, आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। आपको एक खास बातचीत सुनवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद सबसे अहम जो समझौता हुआ था उसमें से एक था सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की ओर। सेमीकंडक्टर के जो ट्रांजिस्टर असेंबली फैसिलिटी है उसको स्थापित करने की बात वहां पर हुई थी। सरकार ने अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। गुजरात में जमीन का आवंटन और एमओयू के दस्तखत भी हो गए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर के मिशन को गति देने के लिए सेमीकंडक्टर इंडिया कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जहां पर टेलीकॉम, आईटी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी से बातचीत की। As you are aware, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has put a clear focus on creating a semiconductor ecosystem. So the ecosystem approach basically means that we are trying to build each part of this semiconductor value chain, which is the design part of it, the talent part of it, fabrication, and within fabrication also both memory and logic chips. So considering that kind of approach that we have adopted,
We are very happy that the first unit, which is Micron's unit, it is progressing very well. Within few weeks of the announcement and the approvals, land allocation has happened. And as we speak, the land is getting prepared for starting the construction of the unit. And we hope that by December 24, the first made in India memory chip should be shipped out of that plant. In parallel, many other major players are in talks with us. They are kind of evaluating all the options, because today India offers a very important talent pool, very clear policy regime, and an approach which gives a lot of confidence to the people. So I hope that within next 12 months, we should have at least 2 more large proposals and maybe 4 or 5 smaller proposals approved. As you know, today practically everything uses semiconductor. From the fridge in the kitchen, to the AC in the drawing room, or the TV in the drawing room, to the car that you use, or the scooty or bike that you use, to the train that you sit in, to the aeroplane, practically everything has semiconductors in it. So it's very, very important to get the semiconductor design and manufacturing capabilities within the country. Once we have that, then our electronics manufacturing gets a boost, our other manufacturing activities get a boost. For example, electronics manufacturing today, it was practically just about slightly less than $30 billion 10 years ago. Today it has already crossed $100 billion. It's growing at a double-digit growth. Mobile phone exports are growing. So all these sectors will get huge impetus from the semiconductor industry. So the cost of semiconductors will reduce, which means the cost of the gadgets will reduce. Second, employment will get generated, because these electronics manufacturing is reasonably labor intensive activity. So that will boost the employment. Then third, in today's geopolitically uncertain world, we get that assurance that yes, we are able to produce all the things which go into our manufacturing. So it will have significant impact. मुंबई के पास पालघर में सुपरफास्ट ट्रेन में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। ये सनसनीखेज वारदात आज सुबह जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी नंबर 5 में हुई। गोली मारने का जो आरोप है वो आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह पर लगा है। चेतन सिंह ने सर्विस अपनी गन से फायरिंग की। 3 यात्रियों की जान इसमें चली गई। उसके साथ साथ आरपीएफ के एएसआई की भी मृत्यु हो गई। फायरिंग के बाद बोरीवली स्टेशन पर गाड़ी रुकी। आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग मामूली कहासुनी के बाद शुरू हो गई। सोमवार सुबह जिस तरह से जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल की ओर से 4 लोगों की कुल मिलाकर हत्या हुई है, जो गोलीबारी चली है। इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित ठाकुर सर जुड़ रहे हैं, चीफ पीआरओ वेस्टर्न रेलवे। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? ये सुबह से जितनी जानकारी सामने आई है, क्या कुछ पता चल पाया? अगर आप इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, जो ट्रेन संख्या 12956 है मुंबई जयपुर सुपरफास्ट, उसमें सुबह 5:30 बजे की आज की घटना है, जब ट्रेन केलवे और वानगांव स्टेशन के बीच में थी, टुवर्ड्स ये मुंबई की तरफ आ रही थी। तो ऐसी घटना रिपोर्ट हुई थी कि कुछ फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है। जब उसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि कांस्टेबल चेतन सिंह, जो कि लोअर परेल वर्कशॉप में पोस्टेड हैं, जिनकी इसमें स्क्वाटिंग की ड्यूटी थी, उन्होंने ये फायरिंग की है। उस ट्रेन में टोटल उनके स्क्वाटिंग पार्टी में 4 लोग थे, जिसमें एएसआई थे टीकाराम मीना जी, जो कि सवाई माधोपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो इस फायरिंग में उनकी मृत्यु हो गई गोली लगने से। उसके अलावा जो 3 पैसेंजर्स थे वो इसमें उनकी डेथ हुई है। टोटल 4 इसमें कैजुअलिटीज हैं, और उनको ट्रेन को फिर जब बोरीवली पहुंची तो बोरीवली से जो नियर हॉस्पिटल है शताब्दी हॉस्पिटल, वहाँ उनकी बॉडी को भेजा गया है। मीनवाइल ये जो कांस्टेबल थे चेतन सिंह, ये फायरिंग के बाद इन्होंने भागने की कोशिश की, चेन पुलिंग हुई थी, और ये बोरीवली मीरा रोड और दहिसर के बीच
उतर गए थे ट्रैक पे और अपनी सर्विस गन के साथ जिससे उन्होंने फायरिंग की थी और फिर उसको आरपीएफ के और जीआरपी के जवान ने उनको मिराट स्टेशन के पास ही पकड़ा और पकड़ के अभी उनको अरेस्ट किया गया है और जीआरपी बोरीवली में उनको अरेस्ट करके भी रखा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी जो जानकारी मिलेगी उसको प्रदान किया जाएगा।